ललकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादे जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 114 114। देखो, तुम ये भूल रहे हो कि हम इससे क्या फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि हम उसे ज़िंदा रखकर जॉर्ज को कहीं ज़्यादा तकलीफ़ दे सकते हैं। मैंने इसहाक को बमुश्किल संभाला। इस सिलसिले में अनवर खां और अहमद ने भी मेरी मदद की। हम इसहाक को मारिया से दूर ले गए। चौहान ज़ख्मी फरोज को देखने में मसरूफ़ था। इसहाक ज़रा ठंडा हुआ तो हम मारिया की तरफ मतवज्जो हुए। सबसे पहले उसके लिए लिबास का इंतज़ाम किया गया। ज़नाना लिबास मिलना तो यहाँ मुश्किल था। मजबूरन मर्दाना लिबास से काम चलाया गया। पजामे कुर्ते पर मुश्तमिल ये लिबास इस सामान में मौजूद था जो चौहान अपने साथ लाया था। मारिया चूँकि लंबी तिरंगी थी, ये लिबास उसके जिस्म पर पूरा आ गया। हमने बड़ी एहतियात से उसके हाथ पाँव दोबारा बांध दिए। हाथ पाँव तो पहले ही बांधे गए थे, लेकिन मारिया ने बड़ी होशियारी दिखाई थी। इसके हाथ साड़ी के कपड़े से बांधे गए थे। मारिया ने मोमबत्ती के शोले से इस कपड़े को जलाया था और हाथ आज़ाद कर लिए थे। इस कोशिश में इसकी कलाइयों पर चंद जख्म भी आए थे। बाद अज़ा उसके पाँव की जंजीर एक तरफ से खोल ली थी। दरअसल इस जंजीर को लाक करने का कोई जरिया नहीं था और उसे रस्सी की तरह दो ग्रह देने की कोशिश की गई थी। ये ग्रह मारिया ने खोल ली। छोटे साइज का पिस्तौल हैरतअंगेज़ तौर पर मारिया के पास पहले से मौजूद था। ये लेडी पिस्तौल उसके लिबास में ही छुपा हुआ था। जब हमने मारिया को पकड़ा था तो इस ख्याल से उसकी तलाशी नहीं ली थी कि वो मंगनी की एक तकरीब में शिरकत के लिए आई हुई थी। वहाँ असले का क्या काम था। वैसे भी इसके औरत होने की वजह से हमने जामे तलाशी लेना ज़रूरी नहीं समझा था, मगर अब पता चल रहा था कि ये गलती थी। शुक्र का मुकाम था कि इसहाक ने रास्ते में मारिया से किस तरह की रैत नहीं की थी। उसके हाथ पुश्त पर बांधे रखे थे, वरना कई मौके ऐसे आए थे जब वो बआसानी हमें अपने इस नन्हे से पिस्तौल से शूट कर सकती थी, जो बहुत ताकतवर साबित होता। अब हमारी समझ में ये बात आ गई थी कि ये लड़की हमारी तोपों से ज़्यादा ख़तरनाक है। अहमद ने जंजीर के लिए एक छोटे से ताले का इंतज़ाम कर लिया। इसके अलावा तय हुआ कि हम इस लड़की को हर वक्त अपनी निगाहों के सामने रखेंगे। चौहान ने बड़ी महारत से एक तेज़ धार खंजर से नश्तर का काम लिया। फरोज ने भी बहुत बर्दाश्त और हौसले का सबूत दिया। 1 घंटे के अंदर अंदर इसकी रान से पिस्टल की गोली निकाल ली गई। कुछ एलोपैथिक दवाएं चौहान के छोटे से बैग में हर वक्त मौजूद रहती थी। इनकी मदद से फरोज की मरहम पट्टी कर दी गई। अहमद ने कहा, फरोज भाई, आपके बचने से दोहरी मुसरत हो रही है। आप बच गए और आपकी कीमती गवाही भी बच गई। इसीलिए कहता हूँ कि इस गवाही से जितनी जल्दी हो फ़ायदा उठा सकते हो उठा लो। अगर कोई इंतज़ाम हो जावे तो मैं अभी छोटे सरकार के पास चलने को तैयार हूँ। खैर, ऐसी भी जल्दी नहीं है, रात हो लेने दो, अंधेरा होते ही निकल चलेंगे, चौहान ने कहा। और अगर अंधेरा होने से पहले मेरे साथ कुछ और हो गया तो, फरोज ने कहा। मैं समझ रहा हूँ, चौहान ने इस बात में सर हिलाकर फरोज को तारीफी नज़रों से देखा। तुम्हें अपनी जान की नहीं, अपनी गवाही की फिक्र है। घबराओ मत, तुम्हारी जान और गवाही दोनों अब सलामत रहेंगी। मैं मोहन कुमार को फांसी के तख्ते पर देखना चाहता हूँ। हारून के कत्ल में सबसे बड़ा मुजरम वही बदसात है। उसने बेरहमी की इंतहा की है। हारून हुक्म जी का वफादार था। उनके लिए दर्जनों बार अपना जीवन खतरे में डाल चुका था। इसकी कुर्बानियों का मोहन कुमार की तरफ से ये सिला मिला। जब वो जख्मी था, मरहम और दुआ के लिए तरस रहा था और उस खौफ में अपने किसी साथी का इंतजार कर रहा था, मोहन कुमार ने अपना रास्ता सीधा करने के लिए उस बेदर्दी से कत्ल कर दिया। और ये कातिल मोहन कुमार अब भी हुक्म जी की नाक का बाल है। अगर हारून के साथ ये सब कुछ हो सकता है तो हुक्म जी के किसी वफादार का जीवन महफूज नहीं है। फरोज बोलता चला जा रहा था। उसके सीने में जैसे आग भड़क रही थी। यूँ लगता था कि अब उसे अपनी गवाही
की अहमियत का एहसास हुआ है और वो जल्द अज जल्द ये गवाही छोटे सरकार के कानों तक पहुंचा देना चाहता है। मेरा अपना दिल भी यही कह रहा था कि अगर ये अहम गवाही छोटे सरकार तक पहुंच गई तो वह ज़रूर उसे मुतासर करेगी। वो एक इंसानियत का पैकर और इंसाफ पसंद शख्स था और ये मैंने अपनी आंखों से देखा था कि अदालत में अपने छोटे भाई के साथ उसका बेलाग रवैया मुझे याद था। सुरंग के एक नीम तारीख गोशे में इसहाक और अनवर खां में किसी बात पर बहस हो रही थी। गाहे बगाए इनकी आवाज़ कदरे बुलंद भी हो जाती। मुझे महसूस हुआ कि इस बहस में मेरा नाम भी बार बार आ रहा है। कुछ देर बाद फरोज और चौहान भी इस बहस में शरीक हो गए थे। इस ख्याल से कि अल्फाज मुझ तक न पहुंचे, इन चारों ने अपनी आवाज़ों को दबा रखा था। सिर्फ इसहाक ही था जो किसी वक्त भड़क कर बोलता था और उसके अल्फाज मुझे सुनाई दे जाते थे। इसने फरोज की किसी बात का जवाब तेज लहजे में देते हुए कहा था कि हमको चाहिए कि सच को सच मान लें और इसके साथ ये भी मान लें कि इस वजह से हम सब खतरे में हैं। जवाब में चौहान ने कुछ कहा। इसहाक की भड़कीली आवाज़ फिर सुनाई दी। आप पढ़े लिखे लोगन हैं, जाहिर है आपने पढ़े लिखों वाली बात करनी है, मगर कुछ सामने नज़र आ रहा है, इसको हम कैसे जुठला दें, और अगर जुठला देंगे तो अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी चला देंगे। कुछ देर तक ये तकरार जारी रही। इस दौरान में अजीब उलखलक शख्स उठकर बैठ गया। इसकी इकलौती टांग घुटने पर से मोड़कर जंजीर में बांध दी गई थी, इसलिए वो खड़ा नहीं हो सकता था। उसने सुरंग की नाहमवार दीवार से टेक लगा ली और सोई हुई नज़रों से हमारी तरफ देखने लगा। उसके अंदाज में अजीब सी लातल्लक और नाराज़ी थी। इसके बाजू पर अनमिनट रोशनाई से लिखा हुआ नाम हमारे लिए अब भी नाकाबिले फ़हम था। ये बार दिदे या हारबदे ऐसा पढ़ा जाता था। इसके आगे अंग्रेज़ी का हरफ जी या फिर जे लिखा हुआ था। वो अंग्रेज़ी में बोला, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे मेरे घर से क्यों निकाला है? मुझे वापस ले जाओ, मैं कहीं और मरना नहीं चाहता, मुझे वापस ले जाओ। चौहान बोला, हम तुम्हें किसी घर से नहीं लाए, कश्ती में से लाए हैं। तुम इस बदबूदार कश्ती को अपना घर कह रहे हो? हाँ, वही मेरा घर है, मुझे वहाँ ले जाओ। वो कहा, फिर बुरी तरह खांसने लगा। खांसते खांसते बोला, मेरा गला बिल्कुल खुश्क हो गया है, मुझे थोड़ी सी शराब दो। इसकी आवाज़ गले में अटक रही थी। चौहान ने अहमद को इशारा किया, वो एक गिलास पानी ले आया। अजीब उल खलकत शख्स ने एक घूंट भरा, फिर कुली कर दी और गिलास एक तरफ फेंकते हुए बोला, ये क्या बदबूदार चीज़ ले आए हो? मुझे शराब दो, मेरी सांस रुक रही है, जल्दी करो। मुझे याद आया कि कश्ती में जहां हमने उस शख्स को पाया था वहीं पर रम की बहुत सी बोतलें बिखरी हुई थी। लगता था ये शख्स शराब खाना खराब का ज़बरदस्त रसिया है। नशा टूटने का सबब इसकी बुरी हालत हो रही थी, मगर मसला यह था कि यहाँ शराब मौजूद नहीं थी। यहाँ पनाह लेने वाले तकरीबन सभी मुसलमान थे और इस लत से दूर थे। चंद मिनट के अंदर ही इस शख्स की बुरी हालत हो गई। इसका मजूर लर्जने लगा और सांस जैसे इसकी हड्डियों पर से सीने में उलझने लगी। वो बार बार बस एक ही बात कह रहा था, मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ, मैं कहीं और मरना नहीं चाहता। चौहान के मुतअद्दिद बार पूछने के बाद उसने फ़कत इतना बताया कि उसका नाम बारोंदा है और वो तवील अरसे से मछलियाँ पकड़ने वाली कश्ती के अंदर रह रहा है। इस रहाइश के लिए और शराब खुराक वगैरह के लिए उसने 1.5 उम्र भला सेवक राम को मकबूल मुआवजा दिया हुआ है। वो वसीले लहजे में बोला, मैं जानता हूँ कि इस हरामी सेवक ने मुझे से धोखा किया है। उसने मुझे कश्ती से निकालने के लिए सारा ढोंग रचाया है। तुम सारे किराए के टट्टू हो। तुमने इस हरामी सेवक से पैसे लिए हैं। इसके मुंह में जो आ रहा था वो बोल रहा था और बार बार उठने की कोशिश करता था। ये कोशिश उसकी बंधी हुई टांग की वजह से नाकाम हो जाती थी। वो अपनी घर बदरी के लिए मिला सेवक राम को मुरल अल्जाम ठहरा रहा था। वो जानता नहीं था कि सेवक राम तो खुद गन पॉइंट पर रहा है और उसे अपनी 3 कश्तियों से हाथ धोने पड़े हैं। अनवर खां अभी तक इस बारोंदा नामी शख्स को गौर से देख रहा था। लगता था कि उसे पहचानने की कोशिश कर रहा है। अनवर खां अंग्रेजी नहीं जानता था। उसने चौहान के तवज्जो से बारोंदा से चंद सवालात पूछे, तहम इनमें से भी कोई नतीजा अख्ज़ नहीं हुआ। अनवर खां ने फरोज से मुखातब होकर बड़बड़ाने वाले अंदाज में कहा,
مجھے شک ہے کہ 1.5-2 سال پہلے میں نے اس بندے کو درگاہ میں کہیں دیکھا ہے، شاید راج بھون میں ہی دیکھا ہے۔ وہ خاص موقع تھا، شاید ہو سکتا ہے 7ویں کے جشن کا ہی ہلا گلا ہو۔ بروندا نامی شخص کا شور شرابہ جب حد سے بڑھ گیا تو ڈاکٹر چوہان نے سلطانہ کی طرح اسے بھی معقول مقدار میں افیم کھلا دی اور لمبا لیٹرن پر مجبور کر دیا۔ بروندا کو زبردستی افیم کی خوراک دینے کے لیے ڈاکٹر چوہان اور اسحاق اور انور خان کو کافی زور آزمائی کرنا پڑی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ شخص ننگی زمین پر پڑا خراٹے لے رہا تھا۔ زور آزمائی کی وجہ سے اس کا لنگوٹ اریانی کے حد تک کھسک گیا تھا۔ ڈاکٹر چوہان نے یہ لنگوٹ پوری طرح کھول کر دوبارہ سے اس کے معذور جسم پر باندھ دیا۔ بروندا یہ ہنگامہ ختم ہوا تو توجہ پھر اس بحث و مباحثے کی طرف چلی گئی جو کچھ دیر پہلے انور خان اور اسحاق کے درمیان شروع تھی۔ چوہان کے چہرے پر گہری سنجیدگی نظر آ رہی تھی۔ وہ مجھے ایک طرف لے گیا۔ ہم سرنگ کی اس حجرہ نما جگہ پر جا بیٹھے جہاں 3 دن پہلے فیروز اور اس کے دونوں ساتھیوں نے جارج گورا کو جان سے مار دینے کا منصوبہ ترتیب دیا تھا۔ کسی بھی طرح کی اہم گفتگو کے لیے یہ جگہ محفوظ تھی۔ یہاں چھوٹی سی لالٹین روشن تھی اور زمین پر چٹائی بچھائی ہوئی تھی۔ اس چٹائی پر میل کی ہلکی سی تہ تھی۔ ہم آمنے سامنے بیٹھ گئے تو میں نے چوہان سے کہا، مجھے لگتا ہے کہ میرے بارے میں کوئی خاص بات چیت ہوئی ہے۔ کچھ ایسا ہی ہے، چوہان نے کہا۔ شاید اسحاق نے مجھ پر کچھ اعتراضات کیے ہیں۔ چوہان نے میری سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، مجھے ایک بات بتاؤ بروج، میرا مطلب ہے تابش، اس بارے میں تمہارا اپنا کیا خیال ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ تم یہ جو حکم جی کے لوگ سائے کی طرح تمہارے پیچھے رہتے ہیں اور تم کسی بھی جگہ ان سے محفوظ نہیں ہو، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کچھ دیر پہلے ہونے والی بحث کے موضوع کے بارے میں میرا اندیشہ درست نکلا۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ڈاکٹر چوہان، کیا میں یہ سمجھوں کہ اب تمہارے ذہن میں بھی جادو ٹونے والی باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں؟ نہیں تابش، میں چاہوں گا تو اس انداز سے بھی نہیں سوچ سکتا، لیکن کچھ لوگ ایسا سوچ رہے ہیں اور اپنی جگہ شاید وہ ٹھیک ہے۔ اب تک جو کچھ ہوتا آیا اس کی وجہ سے اچھے بھلے بندے کا ذہن چکرا سا جاتا ہے۔ پھر جن لوگوں کے ذہنوں نے ایسی باتوں کو پہلے قبول کر رکھا ہو وہ تو اور زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ اب اس اسحاق کو ہی لے لو، یہ بندہ پہلے تمیز گنڈے اور عملیات وغیرہ پر وشواس رکھتا ہے۔ اب جب یہ تمہارے بارے میں سوچتا ہے تو اس کے دل میں عجیب سے اندیشے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک اندیشہ یہ بھی ہے کہ تمہاری وجہ سے ہم یہاں اس سرنگ میں محفوظ نہیں ہیں۔ حکم جی کے ہرکارے کسی بھی وقت تمہارا سراغ لگاتے ہوئے یہاں پہنچ جائیں گے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے یہاں سے جانے دے، آپ لوگوں نے مجھے زبردستی روکا تھا۔ ہم اب بھی تمہیں زبردستی روکیں گے، یہ بات دل سے نکال دو کہ میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا، لیکن یہ بات ہے تابش کہ ہمیں حقیقت کی تہ تک پہنچنا چاہیے۔